अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वायलिनिस्ट हैं, वायलिन कलाकार हैं, और उनके भ्राता भी नागराज मैसूर जी, वे भी वायलिन के बहुत बड़े कलाकार हैं। ये दोनों मिलकर के, दोनों भाइयों को मैसूर ब्रदर्स के नाम से अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में, संगीत जगत में जाना जाता है। और इनके जो पिताजी थे श्री एस महादेव देवप्पा, वो भी बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे। ये एस महादेवप्पा जी ने, वो उनके गुरु भी थे, और जो परंपरागत गुरु परंपरा अपने यहाँ चलती है जिस तरह से संगीत के अंदर, गुरु भी थे और पिता भी थे, दोनों ही चीजें थी। तो एक घटना में मंजुनाथ जी बता रहे थे कि वायलिन सिखाते भी थे और वायलिन से ही मतलब कुटाई भी कर देते थे, उल्टे वायलिन से। तो संगीत जो है, ये जो हमारे मित्र जानते हैं, संगीत या कला ये ऐसे आती भी नहीं है, साधना की चीज है, और इसमें सब स्वीकार करना पड़ता है। आज के शिक्षा जगत में हम देख रहे हैं ना, ये कुटाई उटाई हटा दी गई है, तो किस तरह की उच्छृंखलता फैल रही है। कहीं छात्र ये मतलब छात्र नेता शब्द हम इस्तेमाल प्रयोग में लाने लग गए हैं अब, या तो छात्र ही होगा या नेता ही होगा। तो वो सब स्थितियां क्यों आई हैं कि वो जो कुटाई वाली चीज थी, वो जो गुरु का जो असली आशीर्वाद होता था, उससे दूरी बना दी गई है थोड़ी सी। तो ये उन्होंने खुद कहा है, लेकिन उसका प्रतिफल ये रहा एक मंदिर के संगीत कार्यक्रम में, क्योंकि दक्षिण भारतीय संगीत में अधिकांश जो कार्यक्रम होते हैं वो परंपरागत तौर से मंदिरों में होते हैं। आपने देखा होगा कितने भव्य मंदिर हैं वहाँ पर, और उन्हीं में परंपरागत संगीत साधना और तरह तरह की जो ये अपना कला दृष्टि में चीजों को देखने का अवसर मिलता है। तो 8 वर्ष की उम्र में मंजुनाथ जी ने एक मंदिर के कार्यक्रम में अपना सार्वजनिक प्रदर्शन वायलिन का किया था, और पहली बार उनके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और वो गड़गड़ाहट, वो तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी कि उन्हें लगा कि कुछ है। तो वो और अधिक तन्मयता से संगीत साधना में लीन हो गए। आगे चल करके फिर एक घटना आती है कि उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, और उस कार एक्सीडेंट में उस हाथ में चोट आ गई थी जो सबसे ज्यादा प्रयोग वायलिन के लिए होता है। तो उन्हें लगा कि शायद अब मेरा कैरियर एज ए वायलिनिस्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्होंने जो अपने संघ के संस्कार हैं, क्योंकि वो परिवार पूरी तरह पहले से ही संघ से जुड़ा हुआ था पिताजी के समय से, तो उसने उन्हें हिम्मत दी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इसे ओवरकम करूंगा, मैं इसमें विजय प्राप्त करूंगा। और उसके बाद उन्होंने उसमें विजय प्राप्त करी, यानी कि वापस उस घटना से निकल करके वो संगीत जगत में छाते चले गए। और पहला प्रदर्शन जो उनका हुआ विदेश में जो हुआ, उसकी बात कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा समय भी देखना होगा और भी बहुत सी चीजें हैं, तो संक्षिप्त करूंगा। जर्मनी में कार्यक्रम हुआ था पहला। तो जर्मनी में जो कार्यक्रम हुआ था, तो वो समय वो था कि करीब उनकी आयु, मतलब वो 69 बॉर्न है मंजुनाथ जी। तो उस समय भी जर्मनी में और या कई अनेक पाश्चात्य देशों की तरह कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारतीय संगीत का इतना समझ नहीं थी, और वो पहली बार उस ऑडियंस के सामने उन्होंने ये अपना कर्नाटक संगीत की प्रस्तुति दी थी। उससे उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी तालियों की गड़गड़ाहट वाली बात थी, लोगों को संगीत समझने में रुचि लगी। तो वो क्षण उनका टर्निंग पॉइंट था। वो जर्मनी का वो कार्यक्रम उनका टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने विदेश जितने भी बड़े बड़े ओपेरा हैं, चाहे वो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन हो या दूसरी साइड ग्लोब के ये अपना क्या ओपेरा कहलाता है ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत फेमस है वो हो, या इस तरह के तमाम बड़े बड़े मंचों में पूरे वो उनके कार्यक्रम होने लगे। और इस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय दक्षिण भारतीय संगीत, उसका उन्होंने परिचय पूरे विश्व से
कराया। फिर उसमें एक चीज और थी, उनके संगीत में जो खास बात थी, विशेष बात ये थी कि पश्चिम में भी ये सब परिचय कराने की वजह से हुआ क्या कि नए प्रयोग आए, तो वो इसीलिए जाने जाते हैं एक तकनीकी। लेकिन जब तकनीकी होती है तो भावनात्मकता में फर्क पड़ता है। जैसे आजकल की फिल्मों में आप देखते होंगे कि पेश है, मतलब हम देखते हैं ना, मतलब लेकिन कंटेंट नहीं है, पेश है, स्पीड है, आंखें हटती नहीं है, तेज संगीत है, तरह तरह का संगीत है, एक्सपेरिमेंट है, लाइट है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के होते हुए भी आजकल की फिल्मों में हम देखते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि कंटेंट तो कुछ था ही नहीं, था क्या इसमें, जो ऐसे तमाम सीरियल, वेब सीरीज वगैरह वगैरह। तो उनके साथ ये खासियत थी, तमाम नई चीजों का प्रयोग करते हुए जो भावनात्मक गहराई थी वो और भी गहरी हुई। जो परंपरागत गहराई थी, परंपरा थी यहाँ की, वो परंपराओं की गहराई और भी अधिक थी। साथ में नवीन टेक्निक, नई तकनीकी का उन्होंने प्रयोग किया, इसके लिए वो जाने जाते हैं। और बल्कि अभी हमारा जो कार्यक्रम जहाँ इनकी घोषणा हुई थी, ये अपने जयपुर में अखिल भारतीय जो हमारी साधारण सभा हुई थी, तो वो उस समय अमेरिका में थे और वहीं से जुड़े थे, और ऐसे ही फुल ऑनलाइन स्क्रीन था, वहीं से उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत सरल शांत। आप देखेंगे तो वो उनके अंदर एक आध्यात्मिक इनपुट आपके अंदर उनके व्यक्तित्व से आपको खुद ही महसूस होगा, ऐसा एहसास होने लगेगा। उसका भी एक कारण वो बताते हैं। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था बड़ा, और कंसर्ट जैसे कई कंसर्ट ये होते हैं तो ओपन में होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली बारिश आ गई। तो लेकिन वो समय ऐसा, जो क्लासिकल संगीत वाले जानते हैं कि जैसे आलाप हुआ, आलाप के बाद अपना हम पकड़ बनाते हैं धीरे धीरे, मतलब जो संगत वाला है वो फिर धीरे धीरे आगे टुकड़े वगैरह वगैरह विलंबित से आगे हम बढ़ने लगते हैं, एक गुण द्विगुण वगैरह वगैरह जिस तरह से। तो जो झाले से कुछ पहले का टाइम होता है ना, वो पीक पर होता है बिल्कुल उस समय सब खोए रहते हैं। बारिश हो रही है, ऑडियंस बैठी है, खड़ी है, और ये बजाए जा रहे हैं, और इनके साथ वो और लोग भी जो मतलब संगत के साथ में जो जितने भी लोग जुड़े रहते हैं वाद्ययंत्रों में, तबले वाले हो, और वो चला जा रहा है, वो कार्यक्रम चल रहा है, रात का समय है और वर्षा हो रही है, लोग भीग के तर हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं। तो बताते हैं वो कि इससे क्या हुआ कि उनको एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति हुई जो बिल्कुल ही मतलब एक्सप्रेशन से बाहर है, अभिव्यक्ति से बाहर है। तो उस आध्यात्मिक अनुभूति के बाद उनके संगीत में ये परिवर्तन भी आया कि वो स्पिरिचुअलिटी, पार्ट ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आध्यात्मिक रस उनके उस संगीत के अंदर उत्पन्न हुआ। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, या हम कर सकते हैं, बुला सकते हैं उनको, क्योंकि अब तो हमारे परिवार के सदस्य बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, थे तो पहले ही, लेकिन अभी बहुत अध्यक्ष होने की वजह से तो कोई कार्यक्रम में हम ले सकते हैं, रख सकते हैं, तो हम उनका आनंद ले सकते हैं। जैसे अभी इस समय हमारे यहाँ दो दिग्गज हैं, दूसरे हमारे अश्विन दलवी जी महामंत्री हैं और ये अध्यक्ष हैं। दोनों अश्विन दलवी जी सुरबहार के कलाकार हैं